वो आप कर लीजिए, आधा कर लिया था, एक पार्ट बचा हुआ है इसका। क्वेश्चन था हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54, 51, 48। How many terms of the series 54, 51, 48। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके। How many terms of the series 54, 51, 48 be taken so that their sum so that their sum is 513 question mark. Explain the double answer. Explain the double answer. Explain the double answer. तो यहाँ पर ना डबल आंसर आएगा, देखिएगा। जब भी कभी ये बोला जाता है कि अगर nth टर्म बोलते तो en को ले लेते 513 के बराबर, लेकिन इन्होंने बोला है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54, 51, 48 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 513 दे रखा है, मेरे को n की वैल्यू निकालनी है। अब वो क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है, इन्होंने बोला ना एक्सप्लेन द डबल आंसर, क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि n की दो वैल्यूज आएगी। वो n की दो वैल्यूज कैसे आ सकती हैं वो आपको समझाना होगा। तो यहाँ पर ये देखिएगा क्लियरली, it is an AP. Clearly, it is an AP where A, यानी first term, A is equal to 54, D is equal to 51 minus 54, यानी कि -3। तो A 54 हो गया, D -3 हो गया। अब क्या करेंगे कि sum of n terms is equal to 513। sum of n terms का फॉर्मूला लगाएंगे तो NA into 2A plus n minus 1 into d, na plus n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to 513। ये हो गया। यहाँ से वैल्यूज डालेंगे n by 2 2a, तो 2 into 54 प्लस n minus 1 और d की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल टू 513। अब क्या करें, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, n ऐसे ही रहने दो और 2 को उधर ले जाओ, और ये 54 2 सा कितना हो जाएगा 108, और -3 इंटू n इज -3n, -3 इंटू -1 इज प्लस का 3 इज इक्वल टू 513 मल्टीप्लाइड बाई 2 n मल्टीप्लाइड बाई, अब ये 108 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 111 -3n इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये हो जाएगा 1026। अब यहाँ से अगर हम एक्सपेंड करेंगे इसको तो n इंटू 111 इज 111n, n इंटू -3n इज -3n स्क्वायर, 1026 को इधर ले आओ -1026 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो ये n स्क्वायर वाला टर्म होता है, n स्क्वायर वाले टर्म में से हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। और एक चीज़ और देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से 3 भी कॉमन लिया जा सके। तो 1 + 1 + 1 ये तो है 3, है ना, तो इसका मतलब ये पूरा इसका सम 3 आ रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल है। 1 + 2 3, 3 + 6 9, इसका मतलब इनका सम भी 9 आ रहा है विच इज डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले प्रॉपर्ली लिखिए -3n², फिर n वाला टर्म 111n, फिर -1026 इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए -3 ले लीजिए कॉमन, -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा n²
माइनस लिया है कॉमन, ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 9, 11 माइनस माइनस 2, 2 1 21, 3 7 ज़ा 21, माइनस 37 है। माइनस माइनस को बाहर ले चुका हूँ तो ये प्लस हो जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9 एंड 10 माइनस 9 इज़ 1, 1 to 12, तो 3 4 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6, 340 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 0 के नीचे जाकर 0 हो जाएगा। तो n स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। अब इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करके देख लीजिए। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगी? ये जो 342 है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 342 तो 2 17 ज़ा 34 और ये 2 1 ज़ा 2, फिर 2 से तो डिवाइड होगा ना। 1 + 7 8, 8 + 1 9, यानी कि 3 से हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 17 - 15 is 2 1 21, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से हो जाएगा 19, और 19 तो एक प्राइम नंबर है तो 19 होता 19। 37 चाहिए मेरे को, तो 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 19 और 18 37 ही होता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे कर लेंगे, m स्क्वायर माइनस 19m माइनस 18 माइनस 19 माइनस 18 माइनस का 37 हो जाएगा, और माइनस 19 और माइनस 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 342 आ जाएगा। इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से n कॉमन आ सकता है, तो n ले लिया कॉमन, तो ये हो गया n माइनस 19। इधर से क्या कॉमन लेंगे? n आ जाएगा। माइनस 18 कॉमन लेंगे, इधर n आ जाएगा, n माइनस 19 और इज इक्वल टू 0। n माइनस 19 इधर भी है, n माइनस 19 इधर भी है, तो n माइनस 19 इंटू n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 19 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 19 और n इज इक्वल टू 18। इसका मतलब क्या है? दोनों ही सही है, दोनों ही n की वैल्यू प्रॉपर इंटीजर वैल्यूज आ रही है। जब भी कभी मेरे को n की वैल्यू निकालनी होती है तो अगर वो नेगेटिव में आ जाए n की वैल्यू, तो मैं ये कहूँगा नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव। वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो नेगेटिव वाले को हम ड्रॉप कर देते हैं। या अगर हमारे पास n जो है वो फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंट्स में आ जाए, तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। तो प्रॉपर इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, दोनों ही इंटीजर वैल्यू, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों ही ट्रू हैं। तो अब मेरे को इस डबल आंसर को एक्सप्लेन करना है, तो देखिएगा। सो नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी 18 और 19। नंबर ऑफ टर्म्स 18 भी हो सकती है, नंबर ऑफ टर्म्स 19 भी हो सकती हैं, दोनों ही ट्रू हैं, ठीक है। अब इस डबल आंसर को एक्सप्लेन जब भी करना होगा ना, तो आपको क्या करना होगा कि जैसे ये 18 है तो अब 18th टर्म भी निकालेंगे और 19th टर्म भी निकालेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आ जाता 18 और एक आ जाता 24, तो फिर मेरे को 18th टर्म, 19th टर्म, 20th टर्म, 21st, 22nd, 23rd, 24th सारी टर्म्स निकालनी होती, 4-5 टर्म्स। ऐसा भी अभी एक क्वेश्चन देख लेंगे। तो अभी क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 18 आ गया या फिर 19 आ गया, तो मैं 18 निकालूंगा पहले। 18 टर्म मतलब A18 is equal to A plus 17D। ये कितना है? 54 प्लस 17 इंटू डी कितना है? -3। ये कितना हो गया? 54 माइनस 51 यानी कि 3 हो गया। ये तो हो गया 18th टर्म, ठीक है। अब जरा देखिए 19th टर्म। 19th टर्म हो गया A19 इज इक्वल टू A प्लस 18B, ठीक है। अच्छा, A की वैल्यू कितनी है? 54 प्लस 18 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -3। तो 54 माइनस 54 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है डबल आंसर का एक्सप्लेनेशन। आप ये देखिएगा कि अगर मैं 18 टर्म्स को ऐड करता चला जाऊँ, हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर
देयरफॉर सम ऑफ 19 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 टिल A18 प्लस A19। ये बात समझ गए? तो जब इतनी टर्म्स का सम निकाल रहे हैं ना हम, तो सारी टर्म्स को इंडिविजुअली ऐड करते चले जाइए, A1 A2 A3 A4। तो हम ये कहेंगे कि सिंस A19 इज इक्वल टू 0, since A19 is equal to 0, therefore sum of 18 terms is equal to sum of 19 terms। जब 19th टर्म 0 है तो आप 18 टर्म्स ऐड करके रुक जाओ, तब भी वही रिजल्ट आएगा। आप कहोगे नहीं मेरे को तो 19 टर्म्स ऐड करनी है, तो 19th टर्म क्या है, 19th टर्म 0 ही तो है। तो किसी भी टर्म में आप 0 ऐड कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। तो 18 टर्म्स का एडिशन करेंगे तो भी वही आएगा, 19 टर्म्स का एडिशन करेंगे तो भी वही आएगा। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए जी, अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन ही है, यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12 में है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। The number of terms find the number of terms in the series 20 plus 19 is to 1 by 3, 20 plus 19 is to 1 by 3 plus 18 is to 2 by 3, 18 is to 2 by 3 plus dot 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 of which the sum is 300, of which the sum is 300, full stop। Explain the double answer। Explain the double answer। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। तो पहले तो ये देख लीजिए क्या ये सीरीज AP है या नहीं है ना। तो AP तो होगी ही, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने बोला होता कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP, अगर बोलते तब मेरे को प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं थी। अब जरा प्रूव भी करके दिखा दो। तो क्या करेंगे, गिवन सीरीज इज गिवन सीरीज इज, अब आप ये देख रहे हैं हर एक में ना डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। तो ये जो 20 है, इस 20 को 60/3 बोल दें, 60/3 20 तो होगा, है ना। तो गिवन सीरीज इज 60/3 प्लस 19 3 are 57 plus 8, 57 plus 1 58/3, 18 3 are 54 plus 2 56/3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हम ये कहेंगे कि हियर A is equal to 60/3 and A2 minus A1 is equal to 58/3 minus 60/3, मतलब माइनस का 2/3, भाई डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो। 58 minus 60 कितना हो जाएगा, -2। A3 minus A2 is equal to 56/3 minus 58/3, 56 minus 58 is -2, -2/3। तो A2 minus A1 बोलो या A3 minus A2 बोलो, एक ही बात है, रिजल्ट इज -2/3। सो इट इज एन AP, so it is an AP where D is equal to -2/3। A की वैल्यू 60/3, D की वैल्यू -2/3। अच्छा, उसके बाद है
कि अब फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। तो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है कि जिनका सबका सम वो 300 के बराबर हो, वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स आप बताओ। तो ऐसा नहीं बिल्कुल तो 300 कर देना। Therefore, Sn is equal to 300. Sn क्या है? n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to 300. n by 2 multiplied by 2a, तो a कितना है? 60 upon 3 प्लस n minus 1 और d कितना है? -2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 300। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा, अब 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 दोनों तरफ है, तो 2 निकाल लो कॉमन ताकि इस 2 से कट जाए। n अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा? 60 अपॉन 3 और 2 लिया है बाहर, तो माइनस तो यही रहा ना, तो माइनस प्लस ये माइनस हो गया, तो माइनस n माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 300। इधर ये 2 से 2 कट गया, n मल्टीप्लाइड बाई ये दोनों तरफ इधर 3 है, तो ये हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है एज इट इज करिए। 60 माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1 और अपॉन 3 इज इक्वल टू 300। अब n और ये 3 को उधर ले जाइए, 60 प्लस 1 इज 61 माइनस n, 3 को उधर ले गए, क्या हो गया? 900 हो गया। हाँ जी, माइनस n स्क्वायर प्लस 61n माइनस 900 इज इक्वल टू 0। आप देखिए इसमें सिर्फ -1 ही कॉमन आ सकता है n स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए। -1 ले लिया कॉमन, n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। -1 उधर चला जाएगा तो वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब जरा देखिए 900 की कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करें? यही करके देख रहा हूँ। 900 सबसे पहले तो 2 से होगा, तो 450 ज़ा, फिर 2 से होगा 225 ज़ा, अब 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो जाएगा 2 2 4 4 5 9, 3 से हो जाएगा 3 7 ज़ा, 3 5 ज़ा, फिर 3 से हो जाएगा 3 25 ज़ा, अब 5 से होगा 5 5 ज़ा, फिर 5 से 5 1 ज़ा, ये हो गया। तो 61 बनाना है। 61 कैसे बनाएंगे? 25 और 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 3 ज़ा 36, 36 और 25, 61 बन गया। 36 और 25 सीधा 61 बन गया। तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 36n माइनस 25n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। ये जो पहले दो टर्म्स हैं इसमें से n कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से मैंने n निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा? n माइनस 36, फिर इधर से ले लिया -25 कॉमन, तो इधर बचा n माइनस 36 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब n माइनस 36 और n माइनस 25, n माइनस 36 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा, अब हमारे पास वैल्यू क्या क्या आ गई? एक तो n की वैल्यू आ गई 36 और n की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि जब हमारे पास वैल्यू इतनी आ गई कि भाई एक n की वैल्यू 36 आ रही है, एक n की वैल्यू 25 आ रही है, दोनों ही इंटीजर हैं, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, दोनों जो हैं फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज़ ट्रू हो सकती हैं। ठीक है, 25 टर्म्स का सम भी वो भी 300 के बराबर हो सकता है और 36 टर्म्स का सम भी 300 के बराबर हो सकता है। अब इसमें समझना है, वहाँ तो 18 और 19 था सिर्फ, तो 18th टर्म निकालनी पड़ी, 19th टर्म। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 25 से लेकर 36 तक सारी टर्म्स निकालनी है। इधर कर रहा हूँ,
यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 25 है, 25th टर्म निकालिए, तो A25 A प्लस 24D, हाँ जी, A कितना था 60/3 प्लस 24 इंटू -2/3, ठीक है। तो 60/3 और 24 2 ज़ा 48, तो 60 माइनस 48 कितना हो जाएगा 12। A25 क्या हो गया 12/3 आ गया, ठीक है। एकदम से मन में आएगा अरे 4 3 4 12 4 लिख दो बस इसको, ठीक है, लिखना मत अभी, ठीक, क्योंकि मैं अलग अलग टर्म्स जो है ना वो पूरा फॉर्मूला रख कर नहीं निकालने वाला। A26 और निकाल जरा, A26 क्या हो जाएगा A प्लस 25D, तो 60/3 प्लस 25 इंटू -2/3, तो 60/3 माइनस 50/3, ये कितना आ गया 10/3। तो यहाँ से सीक्वेंस ये समझ में आ रहा है कि हर एक में से कॉमन डिफरेंस क्या है -2/3, तो हर एक में से -2/3 सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। तो A26 के बाद में A27 क्या होगा 10/3 -2/3 क्या हो जाएगा 8/3। A28 क्या होगा 8/3 -2/3 ये क्या हो जाएगा 6/3। A29 क्या होगा 4/3, 6 - 2 यानी कि 4/3। A30 2/3, A31 0/3, A32 0/3 -2/3 -2/3, A33 -4/3, A34 -6/3 -4/3 -2/3 -6/3। कहाँ तक जाना है 36 तक ना। A35 -8/3, और फाइनली A36 इज माइनस का 10/3। हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर। मैं निकालूंगा सबसे पहले सम ऑफ 25 टर्म्स, सम ऑफ 25 टर्म्स। हम ये कहेंगे S25 सम ऑफ 25 टर्म्स is equal to S25 is equal to A1 plus A2 plus A3 प्लस A25, मतलब 25 जो टर्म्स थी, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, सबको ऐड करके 25 टर्म्स तक ऐड करा, तो कितना आ गया वो दे रखा है क्वेश्चन में 300, ठीक है ना। n की वैल्यू 25 रखूंगा, एक्चुअली 300 के बराबर रखकर ही n की वैल्यू 25 आई है, तो उल्टा करेंगे तो भी ट्रू है। n की वैल्यू 25 रखेंगे तो भी सम कितना आएगा 300 आएगा। तो ये हो गया हमारे पास 300, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया सम ऑफ 25 टर्म्स। अब मैं करूँगा सम ऑफ 36 टर्म्स। और ये जो S25 की वैल्यू 300 आई है, इस इक्वेशन को हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। सम ऑफ 36 टर्म्स, अच्छा जैसे n इज इक्वल टू 36 और n इज इक्वल टू 25 हमने निकाल लिया। उसके बाद 825 826 ये हमने निकालना शुरू करा। इसके ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा, वहाँ उधर ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं देगा, इधर मैं लिख रहा हूँ एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर। हेडिंग डाल दीजिएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर। तो ये डबल आंसर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सम ऑफ 36 टर्म्स, ये क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 टिल 825, ये तो आएगा ही आएगा।
प्लस 826 प्लस 827 प्लस 828 प्लस 829 प्लस 830 प्लस 831 प्लस 832 प्लस 833 प्लस 834 प्लस A35 प्लस A36। अब ये जो A1 से लेकर और A25 तक है, ठीक है, इसको लिख दो 300 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये तो 300 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे की जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी है वो डालेंगे यहाँ। 826 की वैल्यू 10/3, 827 की वैल्यू 8/3, 6/3, 4/3, 2/3 और 0/3 मतलब 0। फिर A32 माइनस 2/3 माइनस 4/3 माइनस 6/3 माइनस 8/3 और माइनस 10/3। माइनस 10/3 प्लस 10/3 कैंसिल, माइनस 8/3 प्लस 8/3 प्लस 6/3 माइनस 6/3 4/3 माइनस 4/3 2/3 माइनस 2/3। तो आगे की जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी हमारे पास सब की सब कैंसिल आउट हो गई। पॉजिटिव टर्म्स थी तो उनके रिस्पेक्टिवली हमारे पास नेगेटिव टर्म्स भी थी और एक जीरो था, तो ये सारी की सारी टर्म्स तो जीरो ही हो गई, खत्म हो गई। तो ये तब भी 300 के बराबर ही आया, तो सम ऑफ 36 टर्म्स जो हैं वो हमारी जीरो के बराबर आ गई। तो इसमें आप ये लिखेंगे इज इक्वल टू 300 लिख दिया सीधे सीधे। यहाँ पर लिख दिया ना, सिंस all the terms succeeding the 25th term to 36th term add up to 0, add up to 0। बस ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि इन सब का एडिशन जो है वो 0 है। तो ये तो दोनों क्वेश्चन है भाई, इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। डबल आंसर वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो है वो तो आप कर दीजिए। एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टेढ़ा है, कौन सही बताओ, मेरे से मांग रहे थे डायरेक्ट। बोलचाल बंद है हमारी, लड़ाई हो रखी है। एपी के बाद कौन सा करना है चैप्टर, ये बता दो। ट्रायंगल शुरू हो गया। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कौन सा करना है अभी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया इसे तुम्हारे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री हो गया क्या? एग्जाम में हमारा कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट करा देंगे छोटा सा। एप्लीकेशन भी शुरू हो गया, क्या? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी शुरू हो गया हमारा। और ट्रिग्नोमेट्री खत्म भी करा दिया। सर मेरे 17 से एग्जाम शुरू है। 17 से शुरू है, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? तुम्हारी तो तैयारी हमेशा फुल रहती है कि नहीं? नहीं हाँ रे। बस तो 1 मिनट में आ रहा हूँ, एक क्वेश्चन क्या कोऑर्डिनेट में ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से है? अरे सर आप बोल रहे क्या हैं प्रैक्टिकल असाइनमेंट है क्लास वाले तो थोड़ा सा वो सही अच्छा लगता है जब सारा कुछ एक बार में बनाएंगे इधर इंटरनल में खाली कॉपी पे क्लास परफॉर्मेंस के ऐसा ऑप्शन जब ये टेक के
बस इनका वो होता है मतलब कैसा करना है इंटरनल किसी के आज तक ऐसा रखना दे ही नहीं सकते सही क्या दे ही नहीं सकते तो क्या 16-17 से लिखते हैं अंदर एक दो कुछ वैसे मजाक वाला है सेक्शन सेक्शन वही सबसे मतलब रोज से भी आपको सेक्शन में थोड़ा सा ये कितना कितना सा रहेगा ये बर्थडे देख लेते हैं ये सब इसमें कुछ एजुकेशन चीज़ें नहीं होगी जैसे कि फोन देख लो फोन देख लो ऐसा तो आठ सरकार ये सरकार ये ठंडा नहीं था एक क्वेश्चन है वो इसमें मेरी आरडी पुरानी है इसमें दे नहीं रखा है किसी के पास अभी है क्या नई वाली आरडी हाँ एमसीक्यू वाली है क्या नॉर्मल वाली है सर वो घर में पड़ी है रुको एक मिनट क्या मुझे लग रहा ज़्यादा अच्छी तैयारी हो गई है तुम्हारी मैंने खोली नहीं है सही एमसीक्यू इसके साथ आ ये कौन सी अरे भाई रेशो वाला क्वेश्चन था कहाँ गया उसके अलावा तो आपसे हो जाएंगे बस एक क्वेश्चन है वही देख रहा हूँ जरा 5 नंबर का आएगा वो क्वेश्चन अगर आ गया 17 अब वही ढूंढ रहा हूँ बस अभी 1 मिनट रुक जाओ देखता हूँ मंडे की क्लास है ना मैथ्स की फिर इसमें कुछ रेशियो वाली मुझे कहना चलिए 1 मिनट दिखाओ फॉर एग्जांपल 27 28 पड़ी है सम ऑफ 2 is 27 ये चीज़ है मैं कह रहा हूँ चलिए भाई जरा एक क्वेश्चन देखिएगा हाँ मेरी आवाज़ आ रही है
यस सर। ओके, जगा हुआ है, ये तुम्हारी तरह नहीं है। आजकल आने में बड़ी दिक्कत हो रही होगी ना वहाँ से यहाँ तक, AW से यहाँ तक थोड़ी दूरी बढ़ गई है। The ratio of the sum of n terms, हाँ जी ये वाला क्वेश्चन है, जरा दिमाग लगाने होगा। तो नई वाली आरडी में एग्जाम्पल नंबर 27 है। The ratio of the sum of n terms of two APs. Two APs is 7n plus 1 is to 4n plus 27. Seven n plus 1 is to 4n plus 27. Full stop. Find the ratio of their mth terms. Find the ratio of their mth terms. अब देखिएगा the ratio of the sum of n terms of two APs. तो अब हमारे पास ना एक AP नहीं है, दो अलग अलग AP है। तो हम ये कहेंगे let the two APs be A plus D and A dash plus D dash, A dash plus 2D dash डॉट डॉट डॉट। ऐसे हमने मान लिया दो अलग अलग APs हैं। पहला AP जो है उसकी फर्स्ट टर्म को A माना, कॉमन डिफरेंस को D माना। जो दूसरा AP है उसकी फर्स्ट टर्म को A डैश माना और कॉमन डिफरेंस को D डैश मान लिया। ठीक है, अब देखिएगा द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू APs। तो सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, दो APs की n टर्म्स का रेशियो, सम का सम। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू APs, तो इसका मतलब गिवन Sn अपॉन Sn डैश। याद रखिए कि पहला वाला जो AP है उसकी भी n टर्म्स हैं और दूसरे वाले AP की भी n टर्म्स है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी n डैश टर्म्स है। n का मतलब अगर उसकी 15 टर्म्स है तो दूसरे वाले की भी 15 ही टर्म्स है। बस उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग है पहले वाले का और दूसरे वाले का अलग है। दोनों के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग है, APs अलग अलग है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स सेम है दोनों। तो उन्होंने बोला कि इनका जो रेशियो है ना, ये रेशियो क्या दे रखा है 7n plus 1 अपॉन 4n plus 27। अब फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पर। तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन Sn डैश का क्या होगा n/2 इंटू 2a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश इज इक्वल टू 7n plus 1 अपॉन 4n plus 27। ये हो गया, ऊपर भी n/2 है, नीचे भी n/2 है। तो देखिए n/2 से n/2 छीन आई थी किसी को, सर बोल दिया। अरे वाह, वैसे सुनाई नहीं दिया मेरे को। कहानी हो ये तो अच्छी बात है, दोबारा भी बोला जा सकता है, बोल दो दोबारा।
प्लस Bless you, बस। बस वहाँ पता नहीं गॉड से गॉड कुछ ने है हाँ गॉड से कुछ नाराजगी चल रही है, वही मैं सोच रहा था, मैंने कहा गॉड नहीं सुनाएंगे। चलिए 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी ये हो गया, और 2a डैश प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश। अब वो ये बोल रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स, तो उनकी mth टर्म्स का रेशियो बताना है। mth टर्म्स का रेशियो कैसे बताएंगे? ये जो है ना न्यूमरेटर में से 2 ले लो कॉमन, ये बनेगा a प्लस n माइनस वन अपॉन 2 इंटू डी अपॉन जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में से भी 2 कॉमन ले लो, ये क्या बनेगा a डैश प्लस n माइनस वन अपॉन 2 इंटू डी डैश। ये समझ गया कि नहीं? अरे बता दो, ये समझ में आया कि नहीं? आ गया? ये अपॉन में 2 कैसे आया? नहीं हो गया बस। अपॉन में 2 कैसे आया? सर समझ में अबे नहीं सर आप कैसे अपॉन में 2 कैसे आया? वही तो पूछो। कैसे नहीं आया समझ में? कॉमन ले लिया कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो हम क्या कर रहे हैं, जब मैंने 2 कॉमन लिया तो मैंने पूरे ब्रैकेट को 2 से डिवाइड करा है, तो 2a को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, और n माइनस वन इंटू डी इसमें 2 दिखाई दे रहा है कहीं पर? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अपॉन में 2 लिख देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि अपॉन में 2 लिखना पड़ेगा। लिखा तो 2a के अपॉन में भी 2 था, लेकिन वो 2 से 2 कट गया तो इसलिए a हो गया। समझ गए? तो ऐसे डिनोमिनेटर में कॉमन लेने का मतलब होता है किसी भी ब्रैकेट में से अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो उसकी जितनी भी टर्म्स हैं उसको मैं जो भी चीज़ कॉमन लेता हूँ, जैसे यहाँ 2 ले रहा हूँ तो 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा 2 कॉमन लेने का हमारा एक पर्पज़ है, बताऊँगा अभी। ये हो गया 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अब न्यूमरेटर में भी 2 है, डिनोमिनेटर में भी 2 है, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिएगा कि अगर हमारे पास जैसे ये है ना a प्लस, काश ये 2 नहीं होता, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता। मुझे क्या निकालना है? रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स। तो mth टर्म्स निकालने के लिए पहले वाली AP की mth टर्म क्या होगी? a प्लस m माइनस वन इंटू डी। तो n माइनस वन अपॉन 2 ये ना होता, इसकी जगह m माइनस वन हो जाता, यहाँ पर भी m माइनस वन हो जाता। तो मैं क्या करूँगा? लेट n माइनस वन अपॉन 2, लेट n माइनस वन अपॉन 2 इज इक्वल टू m माइनस वन। ये जो n माइनस वन अपॉन 2 है, इस पूरे को हटाओ और इसकी जगह m माइनस वन लिख दो। तो ये पहले वाली AP की mth टर्म हो जाएगी, और ऐसे ही ये दूसरे वाले AP की mth टर्म हो जाएगी, दोनों का रेशो आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो अब आपको क्या करना है? अब n माइनस वन अपॉन 2 को m माइनस वन कर दिया। तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ इसी तरफ चेंज करेंगे, इक्वेशन के तो दोनों तरफ होता है चेंज। तो जब n माइनस वन अपॉन 2 m माइनस वन है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी वो देखिएगा। इट इम्प्लाइज दैट n माइनस वन इज इक्वल टू 2 इंटू m माइनस वन। तो n इज इक्वल टू 2m, 2 इंटू m 2m, 2 इंटू माइनस वन इज माइनस 2, और ये माइनस वन उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो ये हो गई वैल्यू 2m माइनस वन, ये n की वैल्यू हो गई 2m माइनस वन। अभी क्लियर? ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो वैल्यू ली है हमने ये जो मतलब एज्यूम करी है, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिएगा कैसे। तो ये हो गया 2m माइनस वन आ गया, तो यहाँ पर तो n माइनस वन अपॉन 2, इस पूरे की जगह m माइनस वन डाल देना है। a प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन a डैश प्लस m माइनस वन इंटू डी डैश इज इक्वल टू, यहाँ n की जगह डाल दो 2m माइनस वन, 7 इंटू 2m माइनस वन प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 2m माइनस वन प्लस 27। तो 7 टू ज़ा 14m माइनस 7 प्लस 8m माइनस 4 प्लस 27।
14 है और -7 + 1 कितना हो गया -6 8 है 27 - 4 इज 23 है ना। बस यही आ गया, इसमें कॉमन लेकर कुछ भी कैंसिल तो होती है, यही है रिजल्ट 14m - 6 अपॉन 8m + 23 ये दे रखा है। एक क्वेश्चन और नोट करिएगा, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एबी। इसको तो चाहिए है। हाँ एम की टर्म्स में तो आएगा, रेशो पूछा था बस, रेशो आ गया। क्वेश्चन नोट कीजिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एबी or 11 terms of an AP whose middlemost term is 30, whose middlemost term is 30. तो पूछ रहे हैं कि सभी 11 टर्म्स का फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हिच मिडिल मोस्ट टर्म। तो मिडिल टर्म ऑफ एन एपी याद है क्या होता है? और प्लस भी बोल दो, खांसी आई थी भाई। हाँ ये हो ना, कुछ आराम मिला? गॉड ब्लेस यू बोल दो, वैसे ही बोलते कुछ आराम तो मिलता नहीं, तुम्हारी दवा पर इतना असर नहीं। अरे अब तेरे मुंह पे इतना सारा पानी। अभी वो असर दिलवा देगा। तेरे दिल से नहीं बोलता। मुझे लग रहा है ऐसे कुछ आजकल ना विश्वास उठ गया है इसका। मिडिल टर्म ऑफ एन एपी ये होता है n + 1/2th टर्म। n + 1/2th टर्म मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये ना वो बोल रहे फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स। तो 11 क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। तो जब सारी की सारी 11 टर्म्स का बोला जा रहा है तो 11 जो है वो ऑड नंबर है। ऑड के लिए ये होता है 11 + 1 by 2 टर्म्स। God bless you, sir. बताऊंगा कभी करवाऊंगा। गॉड ब्लेस। हो गया 6th टर्म। तो 6th टर्म इसकी निकाल लेंगे फिर, उस मिडिल मोस्ट टर्म इज 30। तो 6th टर्म यानी कि a + 5d इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 30। तो a + 5d की वैल्यू 30 आएगी। यहाँ से और 11 टर्म्स हो जाएंगी, वो मिडिल मोस्ट टर्म इज 30। a + 5d ये 30 दे रखा है। अभी अब कैसे करें? सर हम ऐसे निकालेंगे तो 11/2 is into 2 a + 5 भी आ जाएगा, तो उसमें 30 की वैल्यू भी रहेगी, सब निकल जाएगा। S11 11/2 2a + 11 - 1 into d 11/2 into 2a + 11 - 1 कितना हो गया? 10d 11/2 into 2 ले लो कॉमन
ब्रैकेट में क्या बचा a प्लस 5d, 2 से 2 कट गया 11 और a प्लस 5d कितना है 30, रिजल्ट क्या आ गया 330। सही है, बोलो समझ गए। चलिए जी ठीक है, एपी में और अगर कुछ लगे कोई भी क्वेश्चन आप करें कहीं से भी तो पूछना, पीछे दे दो। ठीक है, बाकी कंप्लीट है एपी, मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा वो आप ट्राई करिएगा, उसके अलावा भी कहीं से कुछ हो तो पूछना। पहले कोऑर्डिनेट करा दूँगा फिर करा दूँगा ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट जल्दी खत्म हो जाएगा, छोटा ही चैप्टर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।